चलो तो तुम अभी जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं के साथ में अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित आदरणीय तेजपाल जी जो इस सारे कार्यक्रम के संयोजक के संचालक हैं, उनका अभिनंदन करते हुए और आप सब लोगों का प्रातःकालीन सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। और शुरुआत करते हैं उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए, कमर गर्दन सीधी करते हुए लंबी गहरी सांस के साथ ही परम पिता परमात्मा का पहले 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और खाली करेंगे। उसके बाद में हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। कमर गर्दन सीधी, किसी भी एक सुख अपने आरामदायक आसन में जिसमें आप बैठ सकते हो बैठे हैं। लंबी गहरी सांस के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता परमात्मा, उस परम सत्ता के साथ ध्यान करके नमन वंदन करके अपने अहम को त्यागते हुए उस परम सत्ता के साथ जुड़ते हमें जीवन में जो कर्तव्य वाला भाव है उससे दूर होना है। केवल उस परम पिता के निमित्त मात्र बनते ही अपने आप को उसका निमित्त समझते आत्मिक कर्म को करते कर्तव्य वाला है हम उनके। थोड़ी देर के लिए बंद आंखों से ही अपने श्वासों को ब्रीदिंग अवेयरनेस का जो सिलेबस भी है उसके साथ में चलते अपनी सांसों को कंट्रोल करते अपने सांसों पर नियंत्रण करते सहज भाव से बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, बैठने की अवस्था बिल्कुल सहज, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अपनी सांसों पे फोकस करते लंबी गहरी सूक्ष्म मतलब
श्वास के आने जाने का पता ना, नासिका के अगले हिस्से पर ध्यान लगा। श्वास इतनी गहरी हो, इतनी धीमी आए और धीमी जाए कि नासिका के आगे कोई धागा भी लगाए तो भी ना, रुई लगाए तो भी ना, इतना सहज से सांसों को भरना है। और सहज सहज सांसें आएंगी, सहज से जाएंगी, तो धीरे धीरे तो सांसें गहरी होंगी, लंबी होंगी, और वो सांसों पर नियंत्रण हो जाएगा। जिसका अपने सांसों पर नियंत्रण हो गया, उसको समझ का अपने स्वयं पर नियंत्रण। सांस, गहरी सांस, आने और जाने का आप उसको देखिए, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कैसे आ रहा है। रहता के साथ अपने शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करें, इतना हल्का कि जमीन पर हम केवल स्पर्श मात्र है, हमें कोई वजन है ही। एक पल के लिए पूरे शरीर को हल्का महसूस करें, निरोगी महसूस करें, उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप महसूस करें। हर रोज ये हर पल कोई भी कर्म करते हुए ये बात अवश्य ध्यान रहे, हम भी उसी परम पिता का अंश हैं, सामने जो है वो भी उसी का अंश। तो हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं तो समझो उस भगवान के साथ धोखा कर रहे हो, ईश्वर के साथ धोखा। वैसा मन में आ जाए तो कोई गलत काम कोई ना, भी है। गहरी श्वास, कैसे अंदर आ रही है, जीवनी शक्ति अंदर आ रही है, प्राण शक्ति अपने अंदर आ रही है। इस प्रातः काल की जो शुद्ध हवा है वो आपके अंदर आ रही है, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, ऐसा भाव रखते इस अपने इस दिनचर्या की दुनिया में चलते हैं। एक बार के लिए दोनों हाथ को रब कर लेते हैं और सहजता के साथ आपको पकड़कर आपको खोले। तो आप सभी का पुनः स्वागत है। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, नमस्ते, स्वागत है और अभिनंदन है। आगे बढ़ते हैं। अपना जो सबसे पहला जो है इस सिलेबस के अंदर, जिसमें प्रेयर है, आज हम रिवीजन की तरफ चलते हैं। जो रिवीजन अगले 2-3 दिन तक चलेगा आपका, उसके बाद आपका इंटरनल का जो पूरा व्यवस्था है वो है ही साथ में। प्रेयर की है, प्रेयर में जो है आप अलग अलग जो प्रेयर आप याद कर सकते हैं, सभी को इंडिविजुअल जो प्रेयर है वो है सबकी सुख शांति के लिए जो हम करते हैं, जो हम समापन के समय करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शुरू करते हैं, आप अस्तु मां संगमय वाली प्रेयर को याद कर सकते हैं। जो आपको मंत्र जाप जो आ सकते हैं उनको आप देख सकते हैं। और नीलेश भाई जी ने जो शुरू में 2-3 प्रेयर आपको अलग अलग मंत्र के साथ में करवाया था, तो उसका आप ध्यान और उसको आप याद कर सकते हैं प्रेयर को। ब्रीदिंग अवेयरनेस की जो बात है वो हम हर रोज कोशिश करते हैं कि अपने सांसों पर हम ध्यान लगाएं और
उस प्रैक्टिस को अपने दिनचर्या में लेके आए, श्वासों पर ध्यान लगाने वाली प्रैक्टिस। श्वासों पर ध्यान कैसे लगाया जाएगा? जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज की जो थोड़ा 5 से 7 मिनट का, 10 मिनट का जो अभ्यास है कि पूरे अपने ब्रीदिंग को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नासिका के अगले हिस्से पर ध्यान लगाते हुए, उस पर कंसंट्रेशन करते हुए सांस का इनहेल और एक्सहेल को महसूस करना है। ये आपका ब्रीथिंग अवेयरनेस का पार्ट है। कहाँ तक सांसें हमारी जा रही है, कैसे हमारी सांस अंदर जा रही है, उस सब के ऊपर ध्यान रखना, ये अपना ब्रीदिंग अवेयरनेस की बात है। तो उसके जिसको इसका अभ्यास हो गया तो समझ लो उसको अपनी सांसों पर नियंत्रण भी हो जाएगा, उसको पता लगेगा कि सांसें कितनी जा रही कितनी आ रही। जैसे मैंने बताया था कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 14 से 16 सांस लेता है। ज्यादा सांस जा रही है, कम जा रही है, और फिर श्वास पे ध्यान लगाना शुरू हो जाएगा तो श्वासों पे अपने आप कंट्रोल होता जाएगा, और वो जो पैटर्न रहेगा वो हमारे स्वयं के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन जो मेंटली जो रिलैक्सेशन है उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक पॉइंट है इसमें, सो हम जो है जब, सो हम जब में जैसे मैंने बताया था आपको कि श्वास से भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए, सो का जब और हम का जब। जैसे हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं ऐसे ही सो हम का एक जप है, उसको करना है। जैसे उसमें भी आपको बैठना, एक पोजीशन लेके, कोई कमर गर्दन सीधी करते हुए कोई भी एक जो पोजीशन लेते हैं उसमें बैठते हैं, आंखें बंद सहजता से। पहले अपने आप को पूर्ण रूप से रिलैक्स करना होता है। ऐसे नहीं जब मतलब हम मेडिटेशन के लिए जब तैयार होते हैं तो पहले सबसे पहले होता है शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करना, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल सहज भाव से बैठते हैं, आंखें बंद रखते हैं, थोड़ा सा सांसों पर नियंत्रण करते हैं, पहले रिलैक्स होते हैं एकदम से, और उसके बाद इसमें जैसे हम ओम के स्थान पे सो हम का जप करते हैं। सो श्वास भरते हुए सो, हम, जैसे इसमें केवल कितना फर्क हुआ कि बोलने में सो और हम, जैसे हम ओ और मैं का ओम जब बोलते हैं, ए उ और मैं, तीन शब्दों के मेल से जो ओम बनता है। अब इसमें सो आवाज इसमें वाइब्रेशन करती है, सो बोलने में हम बोलते हैं, जैसे तुम वैसे हम, उस परम पिता परमात्मा को हम एक हिसाब से समझो नमन कर रहे हैं। परमात्मा में जो है वो हम में है। सो हम, चलिए आओ कमर गर्दन सीधी करते हैं और 5 बार इस सो हम का जप भी करते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा अलग अलग तरीका है, किसी का कोई श्वासों को भरते समय सो बोलते हुए और छोड़ते समय, कोई पूरा सो और हम का बोलने को ही जप कर रखता है शांत बैठते हुए। आइए सो, बिल्कुल शांत हो जाए, रिलैक्स एकदम।
जब हम ओम का उच्चारण करें या शुभम का जप करें, बिल्कुल शांत होकर उस आवाज को, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें। ध्यान को फिर एक स्थान पर आगे चक्र में कंसंट्रेट करें थोड़ा सा, या अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करें, और इस प्रकार से हम इसका जप लगातार 5 मिनट तक, 10 मिनट तक जप कर सकते हैं, और एक अलग सी एनर्जी हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं जब से। ध्यान लगाने की अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग पैटर्न है, उसके हिसाब से। अब जैसे हमने त्राटक किया था, वैसे ही ध्यान को तो आप अपने अंदर जब आंखें बंद करके बैठते हैं, वहीं पे कहीं आज्ञा चक्र में लगाने की बात होती है या श्वासों पे लगाने की बात होती है, जहां पे आप चाहें। अपने ध्यान लगाने का मतलब ये है, मोटा मोटा आप ये समझ लें, एक तो कहीं पूरी जो ऊर्जा का प्रवाह है, पूरा जो कंसंट्रेशन का प्रवाह है, उसको कहीं भी एक जगह। जब हम बॉडी अवेयरनेस की बात करते हैं तो नीचे से शुरू करते हैं, अभी पैर के पंजे के पास चलते हैं, तो घुटने के पास चलते हैं, तो मतलब जहां बोले वहीं पे आपका एकदम से पूरा एकाग्रता वहां पे चली जाए। नाभि के ऊपर ध्यान लगा के बैठ सकते हैं, हाथ के जो हाथ चक्कर उस पर ध्यान लगा, जहां आपका पूरा कंसंट्रेशन एक तरफ चला जाए, वो उस पॉइंट पे ही ध्यान आप लगा सकते हैं, वहीं पे आपका ध्यान लग सकता है। चाहे आप अपने किसी बताया इष्ट की तस्वीर को देख के ध्यान लगा सकते हैं, अपने मन के अंदर किसी का भाव बना सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए कोई स्पेशल ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि वो तरीका करेंगे तभी आपका कंसंट्रेशन एक दिया होगा। आप अपने अंदर कहीं भी अपने शरीर के किसी हिस्से पर, कहीं बाहर, जहां आप चाहे वहां पे एकाग्रता के साथ देखते हुए ध्यान में बैठ सकते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट जो हैं मेडिटेशन से रिलेटेड है, प्रेयर का, सो हम जप का, और ब्रीदिंग अवेयरनेस का। उसके बाद रिवीजन के क्रम में आते हैं आगे संधि चालन, जो आपके अभ्यास है उनकी तरफ। तो मुझे लगता है आप सबको संधि चालन के अभ्यास का पता लग गया या नहीं लगा, कुछ रह गया तो हम उसको करेंगे, तो सारे को रिवीजन दोबारा। फिर भी जिसमें आपको संशय हो उसको हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना रहे आगे जब प्रैक्टिकल सेशन है, कुछ बात हो तो आपकी ना। तो संधि चालन में कोई एक, इनमें ये लगभग 17 पॉइंट है संधि चालन के। इन पॉइंट्स के अंदर कहीं आपको कोई जो डाउट लगता है पहले तो वो बताएं, अदरवाइज हम फिर सीरियल से इसको रिवीजन में लेते हैं। जी, महेंद्र जी, रणजीत जी और माइकल जी जो है यहाँ पर संधि चालन हो गया सर, आसन भी हो गए, एक तो मुद्राएं बचती है सर। जी, मुद्राओं को तो आप देखिए, लेकिन मैं थोड़ा रिवीजन के लिए, क्योंकि अपने पास समय रिवीजन तो करना है, मुद्रा तो आप देख लीजिए। जी जी। तो संधि चालन में किसी का कुछ संधि चालन। तो बच्चे आप बता दें, संधि चालन में आपको लगता है कुछ कि भाई कोई चीज आपको बता रह गई है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन पे बस हम लोग खेल लेंगे। जी, रणजीत जी क्लियर है सब, चलें आगे। सर मुद्रा करते हैं आज। मुद्रा तो करेंगे ही करेंगे, मुद्रा में तो कोई बात ही नहीं है, मुद्रा तो सारी करेंगे ही करेंगे। वो तो हम ये पूछ रहे थे कि भाई अगर ऐसा लगता है कि भाई संधि चालन में, क्यों रिवीजन भी तो हमें करवाना है, संधि चालन में कहीं पे कोई दिक्कत हो तो उसकी बात हो रही है कि भाई उसमें। चलिए, तो फिर हम सीधे बैठे हैं, यहाँ पे बात करते हैं मुद्राओं की। आज पहले उसके बाद में फिर रिवीजन में चलेंगे, फिर बात करेंगे। मुद्रा हमारे पास है चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा। मुद्रा के अंदर ये 3 हमें दिए गए हैं, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा। अब चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा दोनों लगभग समझो सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, अलग अलग देखी जगह। तो चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा एक है,
पर जो मुद्रा अपने ये समझ लो सबसे ज्यादा प्रचलित जो है, सबसे ज्यादा जो मोस्टली हम लोग देखते हैं यूज, वो इस ज्ञान मुद्रा का ही देखते हैं। जब भी हम किसी प्राणायाम में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो जिनको अगर कोई स्पेशल कोई डिजीज है तो अलग बात है, अदरवाइज हम ये क्या बोलते हैं कि पहली उंगली और अंगूठे का टोक मिला के बैठ जाओ, ये बोलते हैं सभी को कि ये पहली उंगली और अंगूठे का टोक मिला के बैठ जाओ, ये हमारी ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। बाकी उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी, ये ध्यान रखना है इसमें कि बाकी उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और केवल पहली उंगली और अंगूठे का टोक मिला के हमें बैठना है। किसी भी एक आसन में जिसमें आप बैठ सकते हैं आराम से, वो चाहे पद्मासन हो सकता है, वो चाहे सिद्धासन हो सकता है, वो सुखासन हो सकता है, जिन आसनों में आप बैठ सकते हैं उस किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे। और वो आपको अब उसके बाद में अपने दोनों पहली उंगलियां अंगूठे के टोक को मिला के जो कलाई है वो आपकी घुटने पे आए, बस ये देखना है, वो कलाई जो है आपकी वो घुटने पे आए, उससे ज्यादा आप कोई दिमाग नहीं लगाना। कलाई घुटने पे आने से बिल्कुल सही पोजीशन बन जाएगी। ये ऐसे अकड़ना नहीं है सीधे करने के चक्कर में, कई बार हम जो देखते हैं ऐसे सीधे अकड़ जाते हैं, बिल्कुल हाथ सीधे रखने के चक्कर में नहीं, हाथ को बैंड रख लेंगे, उंगलियां बैंड हो जाएंगी, लेकिन कलाइयां लगभग लगभग आपकी घुटनों के ऊपर आ जाए और उंगली और अंगूठे मिली रहे, ये आपकी ज्ञान मुद्रा बनती है। और आपको ये समझ लो कि इसको गर्दन को थोड़ा सा सामने सीधा उठा के रखना है बैठते समय। अपना रीढ़ को तो हमने बताए रखा, आप जब भी कोई अभ्यास करें तो रीढ़ आपकी सीधी रहेगी रहेगी। और ये जो उंगलियां हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब बैठते ना ये उंगलियां ऐसे ढीली कर लेते हैं, कुछ लोग बैठते बैठे ऐसे मोड़ देते हैं, मोड़ना नहीं है, ये उंगलियां जो है आसमान की तरफ ऊपर की तरफ रहे और बिल्कुल सीधी उंगलियां, ये आपकी जो है ज्ञान मुद्रा रहेगी। ज्ञान मुद्रा, इसमें कोई मनाही नहीं है करने की, भी कौन करे कौन ना करे, आराम से सभी लोग इसको अभ्यास कर सकते हैं। इसको करने से समझो एकाग्रता जो है वो इतनी, कंसंट्रेशन जो पावर है वो बढ़ती है, जो ध्यान लगाने का जो हम कोशिश करते हैं उसमें ध्यान लगता है, आप उसका कोई चिड़चिड़ापन है वो समाप्त होता है, उसके जो मन में गुस्से की जो भावना होती है वो इससे कंट्रोल हो जाती है, उसकी जो एनर्जी, इसकी स्मरण शक्ति पढ़ने की, जब भी कोई बच्चा पढ़े उसको अगर वो इस चिन्ह मुद्रा में बैठ के पढ़ता है तो उसका स्मरण शक्ति तेज होती है और उसको याद भी जल्दी होता है। इसलिए इसको हम अपने जब पढ़ते समय बच्चों को बता सकते हैं, पढ़ते समय इस मुद्रा में बैठे ताकि वो उनको जल्दी याद हो चीजें और उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़े। तो जिनको नींद कम आती है वो इसका अभ्यास करें, जिनको एकाग्रता बढ़ानी है वो इसका अभ्यास करें, जिनको अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है वो इसका अभ्यास करें, जिनको तेजी से दिमाग को एक्टिव करना मतलब जल्दी चीजें याद करनी है, स्मरण शक्ति एक जो मेधा शक्ति की बात है, जिनको गुस्सा आता है गुस्सा शांत करने के लिए वो इसका अभ्यास जरूर करें, इस ज्ञान मुद्रा, इस चिन्ह मुद्रा का अभ्यास। अब इसमें कई कई जगह पे क्या होता है कि हम इन मुद्राओं को ये मान लेते हैं कि एक बार लगाया और असर हो गया, लेकिन ऐसे असर नहीं होता। इसको लगाने के लिए ये समझ लो कि थोड़ी देर कम से कम 15 मिनट तक तो किसी भी ऐसी मुद्रा में बैठना पड़ेगा, तब उसका लाभ मिल पाएगा पूरा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 2 मिनट ऐसे किया ये सोचे भी लाभ मिल गया, नहीं, लेकिन अदृश्य शक्ति है ये अपने आप में, इसका लाभ मिलता है। ऐसे छोटी सी चीज है कि इसको करने का कुछ लगेगा यार ऐसे करने से क्या होगा, नहीं, ऐसा करने से अगर लगातार बैठते हैं तो वो शरीर में जरूर बदलाव करता है, जरूर उसका लाभ मिलता है। हमें जितने भी हम प्राणायाम करते हैं, कोई अभ्यास करते हैं, उसके साथ में अपने मन को, उस अपने भाव को और श्रद्धा को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम उसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा उसका लाभ नहीं मिलता कभी। अगर हम अभ्यास तो कर रहे हैं तो बैठ तो गए, लेकिन मन में भाव नहीं है कि भाई इससे कुछ फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रियली। तो हमें जब भी कोई अभ्यास करें
उसके साथ में अपने भाव को, अपनी श्रद्धा को जोड़ना है, तब उसका अभ्यास में पड़ता है। तो ये सिंपल सी मुद्रा है, आप इस तरह से इसको लगा के और बैठ सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। आगे इसमें जो है कि ब्रह्म मुद्रा का जिक्र किया गया है। ब्रह्म मुद्रा आप ये मान के चलो, जो बताई है इसमें, अपना जो हम आप लोग महेंद्र जी बताना चाह रहे हैं वो इसमें अलग है। एक ना ब्रह्म मुद्रा ये नहीं है, एक इसमें जो गर्दन के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए इस मुद्रा को एक को बताया गया है, जिसमें गर्दन को, जैसे ब्रह्मा के 4 मुख बताए गए हैं, ऐसे गर्दन को चारों तरफ रोकते हुए अवेयरनेस करने के बारे में बात की गई है ब्रह्म मुद्रा के लिए। तो उसमें गर्दन को, जैसे हमने अपनी जो रोटेशन वाली प्रैक्टिस की थी गर्दन की, उसी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करनी है ब्रह्म मुद्रा, जिसमें गर्दन एक बार के लिए, जैसे हम श्वास खाली करते हुए आगे झुकाते हैं, तो वहां पे पूरी गर्दन की नसें टाइट रखते हुए लगभग 15 से 20 सेकंड डाउन रखने गर्दन को। फिर हम श्वास भरते हुए गर्दन को, शुरुआत की प्रैक्टिस में ये है कि 15-20 सेकंड, उसके बाद तो ये इन्होंने पूरे रोटेट करने को 21 सेकंड के अंदर बताया कि चारों तरफ करते करते 21 मिनट के लिए उस अभ्यास को करेंगे, तब जाके वो ब्रह्म मुद्रा कंप्लीट होती है। जैसे श्वास खाली करते हुए गर्दन को नीचे ले गए हैं और गर्दन की पूरी जो नसें हैं वो टाइट रखते हुए हमें नीचे की तरफ गए। यहाँ पे हमने अपने 15 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक हमने अपनी उस गर्दन को नीचे रखा, और उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर अपने गर्दन को, जैसे हमने उसमें लेके गए थे तो रोटेशन वाला सिस्टम था उसमें ही, ऐसे फिर पूरी गर्दन को टाइट करते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर भी टाइट खींच के रखेंगे गर्दन को। खींच के कैसे रखेंगे, जो एक बार देख लेंगे, जो हम अपना जो ऐसे यहां से जो पूरी नसें जो टाइट कर लेते ना, ऐसे खींच के, ऐसे टाइट पूरी नस, गर्दन की नस टाइट हो गई है ऐसे, इस प्रकार से आपको गर्दन की नसों को टाइट करना पूरा। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। श्वास खाली करते हुए नीचे नीचे रखेंगे, श्वास खाली करते हुए, फिर धीरे धीरे लगभग 15 से 20 सेकंड तक नीचे रखते हुए, और उसके बाद फिर ऊपर। ये तो मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम इस मुद्रा को देखा था, तो मैं तो मतलब ढूंढ ही रहा था ब्रह्म मुद्रा है क्या, मैंने कभी प्रैक्टिस की नहीं थी इसकी। और ये अब फर्स्ट टाइम मैंने देखी कि ब्रह्म मुद्रा पहली बार देखने में आई कि इस तरह के गर्दन को टाइट करते करते इसका अभ्यास ऊपर नीचे करना है। तो इसमें ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ऊपर नीचे किया हमने, अब ऐसे ही राइट, इसमें ब्रह्मा के बोलते 4 मुख हैं, तो चारों तरफ हमने इसका अभ्यास करना है, नीचे ऊपर राइट लेफ्ट, ऐसे ही फिर टाइट करते हुए गर्दन को, और राइट साइड में भी ऐसे लेके गए, तो फिर पूरी नसों को, समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे, नसों को टाइट करना, गर्दन की नस को। बहुत बढ़िया जी, महेंद्र जी। हम जी जो बताना चाह रहे हैं, गर्दन को टाइट करना समझ पा रहे हैं ना, कैसे करके कर सकते हैं? जी सर। जी, चलो सभी समझ पा रहे हैं, मैं मानता हूँ। तो गर्दन को जो टाइट करने का जो है, इसलिए इसका जो मेन कंसेप्ट है, पूरी गर्दन के नसों को चारों तरफ घुमाते हुए टाइट करना है, और फिर ढीला करना, वापस आया ढीला किया, फिर टाइट किया, फिर ढीला किया, तो पूरी गर्दन की जो नसें हैं वो मजबूत हो जाएं, और उनमें जो गर्दन को रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इससे दूर हो जाती हैं इस मुद्रा के अभ्यास करने से। जिनकी गर्दन पे एक्स्ट्रा फैट है वो भी इससे कम हो जाता है, उनका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र जो है वो सब एक्टिव हो जाते हैं। और जो टॉन्सिल की जो समस्या रहती है गर्दन में, या थायराइड की जो समस्या रहती है, उसके लिए भी ये मुद्रा बहुत लाभकारी है। तो कर सब सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, क्योंकि इसमें जिनके भाई गर्दन में ही ज्यादा प्रॉब्लम है उसको छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं अभ्यास इसका। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, हम चारों तरफ करते थे। कैसे करेंगे, एक आसन में बैठे, किसी भी ध्यान वाले आसन में हम बैठे हैं,
श्वास खाली करते हुए नीचे, पूरी गर्दन अपनी टाइट है एकदम से, नसें बिल्कुल टाइट है। 15 से 20 सेकंड नीचे रखेंगे। बिल्कुल ऊपर आते समय इतना धीरे आएंगे, बिल्कुल सहज सहज, बिल्कुल सहज सहज धीरे आना है। कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करनी पुराने की। इसके अकॉर्डिंग तो इन्होंने बताया टोटल पूरा सिस्टम लगभग 21 मिनट में कंप्लीट करने का बताया, जितना धीरे धीरे ऊपर आते पीछे गए, पूरी गर्दन टाइट। फिर धीरे से बिल्कुल 2.5 दिन ऊपर आने और जाने का ही टाइमिंग बहुत दे रखा है इसमें। हम बिल्कुल सहजता से ऊपर आ रहे हैं, अपनी गर्दन को टाइट महसूस करते हुए, और बीच में सेंटर में आ जाएंगे धीरे से। बहुत बढ़िया। चलिए सेंटर में आएंगे। जी रंजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। सर जी इसमें जो हाथ की पोजीशन होती है, हाथ वो चिन्ह मुद्रा की होगी। हाँ, आप आराम से चिन्ह मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं इसमें ना। देखिए, जब किसी को अगर कहीं, मैं बताया था ना, जोड़ों की प्रॉब्लम या कुछ विशेष मोटापे की समस्या ना हो और स्वस्थ व्यक्ति है, तो वो हमेशा अपनी ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा लगा के बैठे। उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि हाथ हाथ ढीले तो छोड़ देनी है, ढीले छोड़ मतलब खाली नहीं पटकने मुझे कभी भी बैठते समय। कोई ना कोई मुद्रा में जरूर बैठना है, और उस मुद्रा में बैठे जो आपके शरीर के लिए लाभदायक हो, बस। हमें ये नहीं कि बिल्कुल हाथ ढीले छोड़ के बैठ गए, ऐसे नहीं बैठना है। जी कांता जी। सर सर ये जो बुक दे रखी है ना हमको, जी, इसमें तो सर ये जो चिन्ह मुद्रा है, इसमें तो हथेलियां सीधी रखनी है ऊपर की तरफ, और हथेली हथेली सीधी रख रहे हैं जी। नहीं सर, ज्ञान मुद्रा में ये नीचे दिखा रखी, कुछ डिफरेंस है दोनों में, चिन्ह मुद्रा एंड ज्ञान मुद्रा। तो उसमें आपकी बुक में क्या दिखा रखा है? तो हाथ बिल्कुल सीधे रख रखे हैं, ऊपर क्या कर रखा है? मुद्रा में तो हथेली ऊपर की साइड और ज्ञान मुद्रा में नीचे की साइड, ऐसा लिखा हुआ है सर इसमें। अच्छा, तो चलो चलो, आपकी बुक के अकॉर्डिंग उस चीज को ध्यान दे लेंगे जी। मैंने तो जो रूटीन में जो चीज थी वो, तो अगर बुक में ऐसा ऐसा कुछ विशेष लिखा हुआ है कि भाई एक मुद्रा में हाथ नीचे रखने, एक में ऊपर रखने हैं, जी तो सर। इसको हम अपनी जो बुक के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको फिर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि मैं बता रहा कुछ कुछ चीजों में अलग अलग वो है। अब हो सकता है जैसे हम ब्रह्म मुद्रा कहीं पे पढ़ रहे हैं और तो ब्रह्म मुद्रा और भी बना रखी हो, जैसे महेंद्र जी शायद बुक में पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ डिफरेंस है क्या महेंद्र जी? जी सर, इसमें ब्रह्म मुद्रा में ये दे रखा है सर। हाँ सर, ऐसे दे रखा है। तो वहाँ पे तो मतलब क्या हो सकता है, मैं इसमें यहाँ पे आपके बुक में जो दे रखा है, मैंने नहीं लिखी होगी ना, अगर बुक में अगर वो दे रखा है आपको, तो उसी को ही आप पढ़ें, और उसी को वो मुद्रा बना के देख रहे हैं, तो ये मुद्रा भी सर आप जी जो सकते ये हम करते हैं, ये जो हाथ को ऐसे ऊपर, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड रख के और ये ऐसे जोड़ के, और ये नेवल के नीचे रखते हैं हम ऐसे, तो ये इसको भी तो ब्रह्म मुद्रा ही बोलते हैं सर शायद। ये मैं वही बता, ये मुद्राएं हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिक्सअप हो रखी हैं। आप अब उसको बस ऐसे ले लें कि जो आपके, जी जी जी, क्योंकि महेंद्र जी जब ऐसी पोजीशन बनाई ना, तो मैंने ये समझ गया था कि कहीं ना कहीं ये अभी आपके सिलेबस में पढ़ा हुआ है, तभी आपने ये इसकी ऐसी पोजीशन बना के बैठे हैं तैयारी करके। जी, तो आप अपनी इस पोजीशन को ही मान के चलेंगे कि यही आपकी, जो आपके सिलेबस में दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब जैसे कि आप कहीं कंपटीशन जो होते हैं, उनमें अगर आप कोई देखेंगे तो एक आसन का नाम वहां पे किसी ने कुछ लिख रखा है, दूसरी जगह जाएंगे तो उसी को, अब एक व्याघ्रासन है, जिसको हाथों पे बैन रहते हुए और ऊपर उठते हैं बैक से, तो उसको कोई व्याघ्रासन बोल रहा है।
उसी को कोई पिंच मयूर आसन बोल रहा है। तो अब बच्चे को कहें व्याघ्रासन करो तो वो जिसने पिंच मयूर पढ़ा है वो सोच रहा है यार ये तो है ही नहीं सिलेबस के अंदर। वो बेचारा बैठा है, दूसरे ने व्याघ्रासन कर दिया, अभी पीछे कंपटीशन हुआ तो उसने व्याघ्रासन कर दिया। अब वो उसको बताया तू भी अगर बोला तो पिंच मयूर आसन है। तो बिल्कुल ऐसे ये कई चीजें कंफ्यूजन की हैं। अब जैसे मैंने कहीं देखा तो उसमें ब्रह्म मुद्रा का ऐसे जिक्र मिल गया। अब आपके सिलेबस में जो है तो हम उसको ही ब्रह्म मुद्रा मान लें। और जो चिर ब्रह्म मुद्रा, मुद्रा सर, जैसे हम देखते हैं नेक वाली जो 4 हम एक्सरसाइज करते हैं वही होती है वैसे तो ब्रह्म मुद्रा, जैसे आप बता रहे हैं वो है। ये मंडूक होता है हाथों हाथों की कुछ जो एक्टिविटीज है, एक्सरसाइज मुद्राएं, तो उसमें ये ब्रह्म मुद्रा का कुछ है। मुद्राओं के तो ब्रह्म मुद्रा वही सुनते आए हैं जो नेक के गर्दन से होती है, वही ब्रह्म मुद्राएं हम सुनते आए हैं। तो आज हमने भी पहली बार ये देखा है कि ये ब्रह्म मुद्रा ऐसी भी होती है। वो ऐसे मान सकते हैं कि हस्त मुद्राओं के नाम से जो बना रखा होगा उसमें वो मुद्रा ब्रह्म मुद्रा बना दी। तो मुद्राएं ना, एक तो हस्त में हाथों की बनी हुई मुद्रा होती है, एक वैसे जैसे विपरीत करनी भी एक मुद्रा है, लेकिन वो हाथ की नहीं है, वो शरीर को ऊपर बैंड करने की है। तो वो बस डिफरेंस है। तो जो आपके टेक्स्ट में है उसको आप मान के और अपने थोड़ा सा उसको लेंगे। तो इसको थोड़ा सा उसके लिए छोड़ देते हैं कि जैसा टेक्स्ट में है और आपने देख लिया है उसके अकॉर्डिंग इसको चलते हैं। अब बंद की बात आती है यहाँ पे आगे। बंद है अपने यहाँ पे 3 बंद जो है, जिन जो भी कहीं थोड़ा बहुत पतंजलि से स्वामी रामदेव से जुड़ा हुआ है उसमें 3 बंदों का अभ्यास जो अपना बाह्य प्राणायाम करते हैं, उस बाह्य प्राणायाम के थ्रू हम तीनों बंदों का अभ्यास कर लेते हैं एक साथ, आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग बात करेंगे बंद की, कि अलग अलग बंद कौन कौन सा इसने बता रखा है। तो सबसे पहला जो है, आप नीचे से शुरू करें कि मूल बंद का जो बात है। मूल बंद, मूल बंद है क्या और लगाएं कैसे मूल बंद को। तो मूल बंद के लिए वो बैठने का जो तरीका आपको बता दें, कोई भी एक आसन जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं वो आपको आसन में बैठना है। मूल मतलब है बेस, मतलब जड़। और ये मानो जो हम जमीन पे टिके हुए वो हमारी जड़ है, धरातल, उसके ऊपर बैठते हैं। और मूल जो गुदा भाग है उसको इसमें टाइट करना होता है, उसको इसमें संकुचित करना है। तो सारा जो ध्यान है उस के ऊपर हमें लगाना होता है, मूल बंद के ऊपर, गुदा भाग के ऊपर। गुदा भाग को टाइट करते हुए, खींचते हुए, और कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी, बैठने की पोजीशन तो हमेशा आपको सीधी ही रखनी है। उसमें जब श्वास भरते हैं और खाली करते हैं उसके बाद नीचे से गुदा मार्ग को टाइट करते हुए ऊपर खींचने की कोशिश करनी है। मूलाधार चक्र मूल को पूरा ऐसे एक्टिव करने के लिए इसको ऊपर खींचना होता है। तो जैसे अगर सिंपल भाषा में बात करें कि जब कोई घोड़ी या ऐसा कोई जानवर जब लीद करता है, अपना गोबर करता है, उसके बाद जो गुदा भाग को टाइट करता है और ढीला छोड़ता है, टाइट करता है ढीला छोड़ता है, ऐसे हमें टाइट करना है, उसको अंदर तरफ टाइट खींचना है। अब यहाँ हम बैठे हैं तो हम एक बार श्वास पूरा भरेंगे, पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास खाली करते हुए, और पूरे मूल बंद नीचे से गुदा भाग को ऊपर की तरफ खींचते हैं और अंदर जननांगों को सभी को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ, और रोकते हुए नीचे के हिस्से को ऊपर खींचते हुए, हाँ, पूरा ऊपर टाइट करते हुए बैठेंगे। आपको अलग से महसूस होगा कि हमने जो खिंचाव और जो कंसंट्रेशन है वो सारा का सारा अपने गुदा मार्ग पे लगाया है। उसको ऊपर खींचने में हमने इसको पूरा ध्यान लगा रखा है। बैठे, कमर सीधी, जी बहुत बढ़िया। इसकी प्रैक्टिस हमें, अब जिनको जैसे कि हाई बीपी अगर रहता है, मैं इसमें ये विशेष ध्यान रखना, सभी जो अभ्यास करते हैं उसमें हाई बीपी वाले को जो ऐसा अभ्यास जिस पे ज्यादा जोर लगता है शरीर को, वो नहीं करना होता। अदरवाइज थोड़ा सा वो होल्ड करेगा तभी उसका बीपी हाई हो जाएगा और बढ़ जाएगा। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जिनको हाई बीपी की समस्या हो उनको इसका अभ्यास बहुत ध्यान से करना है, ज्यादा इसका अभ्यास नहीं करना है। जिनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो, दुर्बलता हो ज्यादा, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है।
उसको ध्यान रखते हुए और पूरे मतलब जब भी ऐसी एक्सरसाइज करें और उसको लगता है कि वही समस्या हो तो उसी टाइम अपना रुक जाए, ज्यादा उस पर फोकस ना करें। बाकी मूलाधार चक्कर को जागृत करने से ये समझो कुंडलिनी जागृत होने की जो एक प्रक्रिया है उसमें ये बहुत सहयोग करता है, लाभ करता है। मूल बंध का अभ्यास, अपने शरीर में जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र, कितने चक्र हैं, कितने पढ़े हैं चक्कर इसमें बुक में आपने? 7 चक्र हैं सर, 7 चक्कर पढ़े। अब अगर एक श्लोक की बात करें, इसका जिक्र आता है, बताते हैं अष्ट चक्र 9 द्वार शरीर के अंदर बताते हैं, लेकिन पढ़ते हैं मोस्टली 7 चक्र है। तो जो चक्रों का जो अभ्यास है उसमें मूल बंध लगाने से मूलाधार चक्र जो है हमारा एक्टिव होता है, और मूलाधार चक्कर से जब, और बेस कहाँ है, मूल कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो पढ़ा होगा तो कुंडलिनी शक्ति जो है हमारी वो मूलाधार चक्कर में नीचे बताते हैं कि बैठी हुई भी लपेटे लगाए हुए, जैसे सांप बैठा होता है ऐसे बताते हैं कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्कर में बैठी। और जब जो जैसे जैसे मूलाधार चक्कर एक्टिव होता है वैसे वैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है। अब कुंडलिनी शक्ति बोले तो एक एनर्जी जो है, जब मूलाधार का हम अभ्यास करेंगे तो एक एनर्जी जो है वो हमारी ऊपर की तरफ हमारी उठनी शुरू होती है। ऊर्जा जो है, इसका जो मेन आप अगर बेनिफिट की बात करें तो ऊर्जा शक्ति जो है ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ उठती है, और वो जब जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी तो हमारे शरीर में तेज कांति आभा बढ़ेगी। जब हम मूलाधार चक्कर पे एक वो कहते हैं ना मतलब फोकस करते हुए थोड़ा सा भी उसको अगर अभ्यास हमने लगातार कर लिया तो हमारे जो ब्रह्मचर्य शक्ति है वो बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी शरीर में जो मेन एनर्जी का जो एक लॉस का जो कारण है वो ब्रह्मचर्य का न होना है। जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं उनकी शरीर में एनर्जी पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो इस मूलाधार के चक्कर अभ्यास से, मूल बंध के अभ्यास से हम अपनी एनर्जी लेवल को हाई कर सकते हैं। एनर्जी इसमें ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जो ये कोई नाभि से नीचे के जो रोग होते हैं, जैसे किसी को बवासीर समस्या है, बगंदर समस्या है, उन रोगों के लिए भी मूल बंध का अभ्यास बड़ा ही लाभकारी है। तो चलिए आप थोड़ा सा बैठते हैं और कम से कम 2-3 इसमें जब मूलाधार बंद लगाते हैं तो कुंभक के साथ लगाना होता है ये? जी, कुंभक के साथ आप एक जो अभ्यास बिना कुंभक के तो होगा ही। अगर श्वास भरे हमने ऐसे और फिर रोकेंगे नहीं, ब्रेथ खाली किया और फिर तभी ऊपर खींचेगा नीचे का हिस्सा, और फिर होल्ड करेंगे कैपेसिटी के साथ। अगर हमने उसको होल्ड नहीं किया तो वो नीचे का हिस्सा, तो ये कुंभक के साथ ही होंगे। जितने भी बंद के अभ्यास होते हैं वो सब कुंभक के साथ ही अभ्यास। चलिए थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करते हैं, कमर गर्दन सीधी करते हैं। होल्ड करना है, रुकना है। रिलैक्स। अब मूल बंद लगाने में साथ में एक बंद और लग रहा है, वो कौन सा बंद लग रहा है? जलंधर बंद लग जाता था साथ में। जलंधर बंद लग जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मूल बंद का जब अभ्यास कर रहे हैं तो जलंधर बंद अपने आप लग जाता है। अब जलंधर बंद कौन सा है? जलंधर बंद है छोटी वाला। 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। तो जब मूल बंद का अभ्यास कर रहे हैं तो जलंधर बंद लगेगा ही लगेगा साथ में, उसके बिना मूल बंद लग ही नहीं सकता कंप्लीट।
क्योंकि श्वास की होल्डिंग तो यहीं से लॉक करने से होगी। ये लॉक है शरीर में, जहां लॉक कर दिया वहीं पर रुक गया। इसमें अंतरकुंभ दो तरीके से, इसको अंतरकुंभ के साथ में पूरा श्वास भरते हुए और फिर लॉक करके लगा सकते हैं। तो इसमें लॉक का जो पैटर्न है जालंधर बंद वाला, वो साथ में जरूर यूज करना है, उसके बिना अपना कुंभक मूल बंद कंप्लीट नहीं हो सकता। चलो एक बार फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। पूरा खींचो श्वास अंदर, लॉक लगाओ पूरा, और नीचे से जब श्वास खाली करना हो तो फिर धीरे से गर्दन को खाली करते हुए। अच्छा, इस पोजीशन में एक बार ये बताओ, आपने अभी श्वास भर रखा है खाली कर रखा है? श्वास भर रखा है सर। जी, बहुत बढ़िया। हाँ जितेंद्र जी बताएं। सर जो हम सांस बाहर करके करते हैं ना, उसमें ऐसा महसूस होता है कि उसमें थोड़ा बेटर होता है, ये मतलब जो बंद लगता है। लेकिन जो वो महाबंद का जो अभ्यास करते हैं, और उसमें अब आपकी बात जो पेट खाली करके होता है, तो लगता है ज्यादा अंदर से नीचे ऊपर खिंचाव आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? जी सर जी। हाँ, लेकिन ये जो इसका जो तरीका है वो ये है कि अंत कुंभक लगा के ही इसको करना है, सांस भर के इसको करना है। अदरवाइज आप ये बिल्कुल ठीक है, तो पेट को बिल्कुल खाली करके फिर खींचने की कोशिश करते हैं तो लगता है ज्यादा कुछ ऊपर की तरफ थोड़ा सा संकुचित हुआ है अपना गुदा हुआ। ये बात ठीक कह रहे हो आप। लेकिन जो इसमें पैटर्न है वो है कि श्वास भरते हुए अंत कुंभक लगा के ही इसका अभ्यास करें। एक बार और करें, चलिए अभ्यास। कमर सीधी, श्वास भरा पूरा और लोक लगाते हुए बहुत बढ़िया। रिलैक्स। मूल बंद के बाद अगला जो भाग है वो है उद्यान बंद। अब उद्यान बंद को अब एक जगह बता रहे हैं कि हम खड़े होकर उद्यान बंद की प्रैक्टिस करें। खड़े होके पूरे जैसे न्योली क्रिया करने की प्लानिंग करते हैं, उसके हिसाब से उद्यान बंद की प्रैक्टिस करें कि श्वास को पूरा भर के खाली करके पेट को अंदर खींचने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अब यहाँ हम बैठे बैठे जैसे अभ्यास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आराम से बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो उद्यान बंद की जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें पूरा श्वास खाली करते पूरा पेट अंदर जाएगा, और इसमें भी साथ में कौन सा बंद लगेगा फिर? उद्यान बंद के अभ्यास में भी एक बंद और लगाना पड़ेगा साथ में। इसमें भी सर मतलब नॉर्मली जलंधर बंद साथ में अंदर बंद लगेगा सर। उद्यान बंद के साथ में भी अपना लगेगा, जलंधर बंद, तो उसके बिना वो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो उसमें पूरा श्वास भरना है, एक बार श्वास खाली कर देना है, पेट को पूरा अंदर खींचने की कोशिश करनी है, और ठोडी को उसी प्रकार से लॉक लगाना ही लगाना पड़ेगा इसमें। अब इसमें भी जिनको हाई बीपी की समस्या है उनको नहीं करना है इसको। जिनको पेट की कोई विशेष सर्जरी हुई है, कुछ ऐसी बात हुई, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। जिनको ऐसा हार्ट में कुछ ज्यादा समस्या हो, तो उसका क्योंकि प्रेशर लगता है, तो उसको अभी उसको ध्यान रखना है कि इसको अभ्यास ना करे, नहीं तो वो कहीं उसकी और नई समस्या ना बढ़ जाए।
जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए ये बंद का जो अभ्यास है वो ज्यादा कारगर रहते हैं। अगर कोई बीमार है इस तरह से हार्ट का या वैसे कोई, तो उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो हम प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से एक बार सांस को भरते हैं और पूरा श्वास रेचक करते हुए फिर पेट अंदर अपना खींचते हैं टाइटली और लोक लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए आओ, पहले सांस भरो, खाली करो और फिर तो फिर धीरे से जब ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो पहले जालंधर बंद को खोलेंगे और फिर पेट को रिलैक्स करेंगे। वैसे भी जब लोक लगाने नीचे से शुरू होते हैं और खोलने ऊपर से शुरू होते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा हमें। इसलिए इसका जब अभ्यास हम कर रहे हैं तो हमें पहले जैसे पेट को रिलैक्स कर रहे हैं, पहले से ठोड़ी को ऊपर उठा रहे हैं फिर पेट को रिलैक्स कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को साथ में ध्यान रखते हुए अब लोक लगाएंगे तो पहले नीचे से लगा रहे हैं लोक, एक बार फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। पेट को जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं अपनी रीढ़ की तरफ उतना खींचने की कोशिश करें, पूरा पेट आपका अंदर आ जाए जितना मैक्सिमम आ सकता है। अब इसको करने से होगा क्या, इसको करने से आपके पूरे पेट की जो मालिश है सारी आंतों की मालिश हो जाएगी। आंतों की मालिश का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है कि पूरे पेट को अंदर खींच के और एक हिसाब से पूरे पेट की मालिश हो गई। और एनर्जी का जो लेवल है, जो हमने मूलबंध लगाकर जो एनर्जी को थोड़ा ऊपर उठाया था वो और ऊपर की तरफ खिसकने की तैयारी करती है। बोलते हैं भाई सुषुम्ना नाड़ी में श्वास को प्रवेश करने का ये जो एक अभ्यास है अपना बंद, उद्यान बंद, ये बड़ा ही कारगर है सुषुम्ना नाड़ी में श्वास को प्रवेश करवाने के लिए। तो जो एनर्जी थोड़ी सी जागृत भी बता रहे हैं वो थोड़ा ऊपर उठी और इसको और नीचे से ऊपर ले जाने का काम जो है उद्यान बंद करता है। शरीर के अंदर एक चेहरे के ऊपर एक पूरी एनर्जी और कांति जो आभा इसके करने से आती है। जो चेहरे पे जो झुर्रियों की जो समस्या है या इस तरह से जो मतलब पूरा एक चेहरा कांति में बनाने के लिए इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। साथ में ध्यान सावधानी के साथ में जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं या पीरियड्स के दौरान इसका अभ्यास नहीं करती, उनको जिनको हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम है या पेट की कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है उनको इसका अभ्यास नहीं करना। जिनको नहीं करना है वो चली चीज जरूर आपको ध्यान रखनी, सावधानी जरूर ध्यान रखनी है, जो नहीं तो वो करना ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा, इससे अच्छा ना किया जाए। तो वो जरूर ध्यान रखना किसको नहीं करना है। अगर पता लगे कि भाई कोई बीमार था इस तरह समस्या थी उसने इसका अभ्यास किया तो और समस्या आ गई तो इससे अच्छा तो ना करे तो ही अच्छा है। सावधानियां किसी भी अभ्यास की हैं वो हमें पहले ध्यान रखनी है, उसके बाद इस अभ्यास को कोई भी अभ्यास उसके बाद करनी। चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं उद्यान बंद का। पूरा श्वास भर दें एक बार और फिर खाली करते हुए लोक लगाते हैं और जितना रुक सकते हैं 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, जितना रुक सकते उतना रुकेंगे। धीरे से
ऊपर उठाएं गर्दन को और रिलैक्स। बहुत बढ़िया। ये अपना हुआ उद्यान। उद्यान का वैसे अगर कोई आपसे पूछ ले उद्यान का मतलब क्या होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उद्यान का मतलब होता है ऊंचा उठना, ऊपर की तरफ उठना। जैसे मूलबंध का कोई कहे मूलबंध क्या होता है, मूलबंध होता है मूल आधार, मूल धरातल, तो वो हो गया मूल का शाब्दिक अर्थ। ऐसे ही उद्यान का शाब्दिक अर्थ या उसका मीनिंग जो पूछे शब्द का, तो उद्यान का अर्थ है ऊपर की तरफ उठना, ऊंचा उठना जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। अब लास्ट जो अपना आता है बंद में, वो आता है जालंधर बंद। जालंधर का मतलब होता है जाल, जाला। तो ये हमारा यहाँ पे जो नसों का जाल बना हुआ है, ये लॉकिंग सिस्टम जो पूरे कंठ वाले जो एरिया को लॉक करने का काम करता है जालंधर बंद से। आओ जालंधर बंद की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन से आसन में बैठे जालंधर बंद की प्रैक्टिस करने के लिए? सर सहजासन कोई भी जो हम लगा सकते हैं। जी, वैसे सहज आसन बिल्कुल बैठने की स्थिति सहज हो। अगर फिर भी संभव हमें क्या करना है, अपने बैठते समय पद्मासन, सिद्धासन या स्वस्तिक आसन जो आपको बताया था, इन किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएंगे। और नहीं तो फिर सुख आसन तो है ही सबसे अच्छा, उसमें बैठ जाएंगे निश्चिंत रूप भी। लेकिन लंबे समय तक बैठने के लिए सिद्ध आसन जो है सबसे बेटर होता है, उसमें लंबे समय तक बैठा जा सकता है। जिनको पद्मासन की ज्यादा प्रैक्टिस है वो तो भाई बात ही एक अलग हो गई, अदरवाइज सिद्ध आसन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं और वो काफी अच्छा रहता है आपको बैठने के लिए। इसमें भी करेंगे क्या, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, किसी भी एक आसन में सहजता पूर्वक बैठ जाना है हमें। उसके बाद इनहेल करते हुए, पूरा पूरक करते हुए भरना है श्वास को, और फिर लोक लगाना है बॉडी को कंठ के साथ में, और पूरा प्रेशर फिर आपका ऊपर की तरफ रहेगा श्वास का। कैसे करेंगे, आओ चलो एक बार देखते हैं। पूरा गर्दन कमर सीधी करेंगे एक बार, पूरा फुल। जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि जितेंद्र जी की भी होल्डिंग कैपेसिटी के लिए, होल्डिंग कैपेसिटी का एक सबसे अच्छा तरीका है ये जालंधर बंद लगाने का। पूरा फुल्ली इनहेल करेंगे और फिर लॉक लगा के बैठ जाएंगे नीचे, ना श्वास को बाहर जाने देना ना अंदर जाने देना, फुल लॉक करके बैठ जाएंगे। जितनी देर हम लॉक लगाएंगे उतना हमारे फेफड़े खुले हुए रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और उससे फिर जो फेफड़ों का जो एक दाया था वो अपने आप में खुल जाएगा। चलिए एक बार करते हैं कोशिश। पूरा भरेंगे श्वास को और यहीं की यहीं ठोडी का लॉक लगा के बैठे नीचे ऐसे। धीरे से गर्दन को ऊपर। होल्डिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए भी इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। और कोरोना में ये फ्री का टेस्ट था कि जिसको भी अपना फेफड़े की कैपेसिटी चेक करनी है वो ये अपना उद्यान बंद लगाए और कैपेसिटी चेक कर ले, उससे ये पता लग जाएगा फेफड़े में कितनी कैपेसिटी है। तो इसको करने से जो है अपने फेफड़े तो मजबूत हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो चिड़चिड़ापन है, नींद की समस्या है, ये जो बेसिक बेसिक जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण इसके द्वारा अपना होता है, उद्यान बंद के जालंधर बंद के द्वारा। चिंता है और कंठ के संबंधित जो भी कोई समस्या है, जैसे अपना थायराइड की जिसको समस्या होती थी या टॉन्सिल की समस्या जिसको होती है,
और कंठ से संबंधित जो तुतलाने की समस्या है वो सब भी इससे दूर होती है इसका अभ्यास करने से। इसलिए इसका अभ्यास करते समय अपने जिनकी जो अवस्था हो उसके अनुसार उनको वो अभ्यास ज्यादा करवाया जाए। अगर जिनको कंठ से संबंधित कोई समस्या है तो उसको जालंधर बंद का ही अभ्यास एक्स्ट्रा करवाए ताकि उसको उसमें फायदा मिल पाए किसी चीज का। ये अभ्यास अब रोकने की जो टाइमिंग है या सांस को होल्डिंग टाइम में है वो कोई फिक्स नहीं होती इसमें। वो जिसका जैसा सामर्थ्य होता है उसके अनुसार ही उसको अपना श्वास को रोकना है। कोई एक फिक्स नहीं है कि आपको आधा मिनट रोकना है, 1 मिनट रोकना नहीं है। अब जिसका श्वास 1 मिनट तक रोक सकता है वो 1 मिनट तक रोके, जिसका श्वास कम समय तक रोक सकता है वो कम समय तक रोक सकता है। कोई ऐसी लिखित वो नहीं है कि इतना टाइम रोकना है। तो एक बार लास्ट प्रैक्टिस हम और करते हैं। चलिए फिर से श्वास भरेंगे पूरा और देखते हैं चलो कितनी देर हम होल्ड कर पाते हैं। फुल्ली श्वास भर लिया और लोग लगा के बैठ गया। चलिए धीरे से सांस को लेंगे, गर्दन को ऊपर करते हैं। तो ये हुआ हमारा जालंधर बंद। और अब आता है इसके बाद में महाबंद। महाबंद क्या है कि तीनों बंदों को एक साथ लगा लेना, महाबंद, जिसको हम रूटीन में बाह्य प्राणायाम बोलते हैं, वो महाबंद का रूप है। तीनों बंद इसमें एक साथ लग जाएंगे और इसमें एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, शरीर में हीट जो है वो बढ़ती है। तो जिनको भी, जो हम पहले बात कर रहे थे कि हाई बीपी की समस्या हो, हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम हो, पेट की कोई समस्या हो, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। माताओं बहनों को भी अपने पीरियड्स का और प्रेगनेंसी का ध्यान रखना है, उस दौरान इसका अभ्यास नहीं करना है। जो वर्जित है उसका मैं फिर बता रहा हूँ, जो वर्जित चीजें हैं उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि उन दौरान अभ्यास ना किया जाए। एक फायदे जो है नुकसान में हम चले जाए ऐसा ना। तो हमने अभ्यास शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करना है, यथाशक्ति यथासंभव करना है। इसमें भी किसी भी एक आसन में आप अगर इसकी विधि लिखेंगे, क्या लिखें कि किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाए, जिसमें आप पद्मासन, सिद्धासन, कोई भी एक आसन ले सकते हैं जिसमें बैठ जाए। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। उसके बाद अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। फिर इसमें थोड़ा सा ज्यादा जोर लगता है, पूरे शरीर के ऊपर प्रेशर महसूस होता है। फिर श्वास को एक बार पूरा भरना है, इनहेल करना है और फिर पूरे श्वास को जबरदस्ती से बाहर निकालना, पूरा खींचना है पूरा, और फिर पूरा रेस्ट चेक करना है। और उसके बाद तीनों बंद नीचे से ऊपर की तरफ लगाने हैं। मूल बंद लगाया, उद्यान बंद लगाया और जालंधर बंद लगाया, लोग लगा दिए हमने तीनों। और जितना समय तक हम बैठ सकते हैं उतना समय तक हमें इसको होल्ड करके बैठना है। मैक्सिमम टाइम जितना बैठ सकते हैं उतना बैठेंगे और फिर धीरे धीरे लोग को खोल देंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। गर्दन की पोजीशन जो है वो नीचे ही रहेगी। इसमें हाथों की जो पोजीशन है वो जैसे अगर ध्यान से लगा के बैठ सकते हैं इसमें आसानी से तो ऐसे बैठे, अदरवाइज थोड़ा प्रेशर लगाने के लिए कैसे हाथों को ऐसे रख सकते हैं घुटनों के ऊपर, क्योंकि उसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा ना खींचने के लिए। पेट को अंदर खींचेंगे, पूरा प्रेशर देंगे, तो उसमें हम हाथों को घुटनों के ऊपर रख के भी प्रेशर दे सकते हैं। पूरा श्वास भरेंगे। चलिए एक बार आओ, पूरा भरा और पूरा खाली किया।
पूरा पेट आपका जो है अंदर, जितना पेट अंदर जाएगा उतना आपको इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। जब जैसे स्वामी जी जब करते हैं तो दिखता है पेट पूरा अंदर चिपक गया, तो हमें पूरे पेट को अंदर चिपकाना है, जितना अंदर लेके जा सकते हैं। जो पेट अब बाहर दिख रहा है पूरा अंदर चला जाए। चलिए खींचते हैं सांस को एक बार, डाउन, पूरा खाली। तो अपने आप महसूस करेंगे पेट कितना अंदर गया अपना। सब अपना पेट चेक जरूर करेंगे कितना अंदर खिसका है। लगभग लगभग हो गया था ना, छाती से पूरा पेट अंदर कपाट रीढ़ की तरफ चला जाएगा एकदम से। अपने पेट को, अब जिसका पेट छाती से बाहर जा रहा है उसका पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा, पूरा खींच के अंदर की तरफ। धीरे से गर्दन ऊपर करके रिलैक्स करेंगे, पेट रिलैक्स और नीचे से गुलामान रिलैक्स। तीनों बंधों के जो लाभ हैं वो सारे लाभ इससे महाबंध में कवर हो जाते हैं। वो नीचे मूलबंध से लेके, ब्रह्मचर्य के पालन से लेके, वीर्य रक्षा से लेके, कुंडलिनी जागरण से लेके, जितना हमने जो अलग अलग बंद के लिए बोला वो सारे के सारे लाभ इस अकेले महाबंध में आते हैं। तीनों बंद इसमें इसके अंदर लगे हैं। इसलिए महाबंध के जो लाभ हैं वो उनके हैं, जो उद्यान बंद के हैं और जो जालंधर बंद के, तीनों को बेनिफिट मिलेंगे इसको अभ्यास पे। कुंडलिनी जागरण के लिए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, जो बोलते हैं कि एनर्जी को बढ़ाने के लिए, चेहरे पे ओल तेज के लिए, जितने भी ये बेनिफिट हैं वो इसको अभ्यास करने से मिलते हैं। जिनको गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं उनको इसका बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं करना। जिनको बिल्कुल ब्रह्मचारी के तौर पे अगर अपने आप को सेट करना है तो उसका अभ्यास मैक्सिमम करे जितना कर सकते हैं। अदरवाइज एक जो 2-3 बार अभ्यास किया और बस काफी है। ये नहीं कि मैं उसके बहुत ज्यादा अभ्यास कर लिया, क्योंकि इसका जो हम अभ्यास करते हैं तो पूर्ण रूप से वो कहते हैं ना ब्रह्मचारी की तरफ एक मूवमेंट हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हमें इसका है कि जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं उसका एक लिमिटेशन में ही अभ्यास करें। बाकी जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का जीवन जीना चाहते हैं वो इसका ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं। ऐसी जैसे अश्वनी क्रिया जो है वो उसका अभ्यास भी जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं उसका ज्यादा अभ्यास करें, अन्यथा एक लिमिट के हिसाब से अभ्यास करना है इनका। तो चलिए एक बार और महाबंध का अभ्यास करते हैं। अपने अपने पेट को देखते हैं कितना अंदर जाता है, और पेट को अंदर लेके जाने का भी बहुत अच्छा तरीका है। इनका पेट बाहर निकलता है, आपको इसको थोड़ी देर के लिए महसूस करते हैं कि मेरा स्लिम ट्रिम हो गया पेट, वो अपने आप खुश हो सकते हैं मैं पतला हो गया हूँ, पेट अंदर चला जाता है। चलो एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं।
धीरे से गर्दन ऊपर और पूरा शरीर रिलैक्स। तो ये हमने यहाँ पे महाबंध का अभ्यास किया। तो तीनों बंद जो है इसका अभ्यास हमारा हमने कंप्लीट किया हम लोग। तो अब अपना ये मान सकते हैं कि हमने पूरा सिलेबस एक बार के लिए कंप्लीट हो चुका है, या कुछ बच गया है आप बता दो। मुझे लगता है कंप्लीट हो गया, कुछ और रह गया हो तो हम उस पर फिर डिस्कस करें। जी एक बार के लिए तो हो गया सर, और ये मुद्रा और बंद रहते थे तो वो आज वो भी हो गए। तो अब तो इनका रिवीजन बाकी है। कांता जी आप बताएं क्या क्या बता रहे हैं। सर ये हर एक आसन के बाद ना एक लॉग बुक दी हुई है, इसमें कंट्राडिक्शंस पूछे हुए हैं, मतभेद। तो वो कैसे लिखे सर? ये इस बुक में भी नहीं मिले हुए हैं कंट्राडिक्शंस। कंट्राडिक्शन जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसकी, क्या नाम है, ब्रह्म मुद्रा की। ये अपने आप में कंट्राडिक्शन ही है कि कोई कैसे, कोई जैसे कि इस वाली पोजीशन को ब्रह्म मुद्रा बता के बैठा है, कोई इस वाली मुद्रा ब्रह्म जी मुद्रा बता के बैठा है। ब्रह्म मुद्रा मंडूक आसन में लगाते हैं ना हम, हाथ ऐसे बंद करके, मुट्ठी बंद करके। इस वीडियो में वही बता रहा हूँ कि, और दूसरा इसके अलावा जो जिस पे आपको सस्पेंस रहे, कई बार क्या होता है ना, आपने ऐसा भी देखा है ऐसा भी देखा है, मैं ये कह रहा हूँ कोई दूसरा कुछ कह रहा है, तो वो अपने आप में किसी चीज को लेके विवाद ही मतलब इसमें भाई ये ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें अगर आपको कुछ ऐसा ध्यान आता है ना, वो चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। अब हर आसन के लिए कंट्राडिक्शन अब नहीं, जरूरी नहीं हर एक के लिए कोई हो हर एक बात ना। तो कुछ आसनों में होता है, या कुछ जैसे बंद या मुद्रा में बात आ रही है उसमें आप कंट्राडिक्शन लिख देंगे। जरूरी नहीं हर एक में कंट्राडिक्शन हो, लिखना ही लिखना जरूरी हो, मुझे नहीं लगता। बाकी फिर भी एक बार आ जाने तेजपाल जी हमारे साथ में, उनसे पूछ लेंगे बाद में कि भाई क्या हर एक आसन में ही कंट्राडिक्शन लिखना जरूरी होता है कोई, है ना जी। बाकी तो प्रोसीजर उसका आपको जो आसन के लोग बुक में दिया रखा है, और उसके क्या आपका उसमें कम सावधानी और मुझे रखिए ना, फिर मैं पेज नहीं निकाले हो भाई, उसके बारे में प्रोसीजर दे रखा है उसका कैसे करना है। तो वो आप करेंगे तो आपको पता है भी ऐसे बैठे, इस आसन में गए, ऐसे झुके, ऐसे श्वास किया, वो सब चीजें लिख देंगे। साथ में उसका एक या दो आपको सावधानी जरूर लिखनी है। तो सावधानी, तो उसमें सबसे सिंपल सावधानी का तरीका क्या है कि वो आगे झुकने वाला आसन किसको नहीं करना, जिसकी कमर दर्द है, जिनकी कमर में दर्द है उनको आगे झुकने वाला नहीं करना, जिनको हरने की समस्या है उनको पीछे झुकने वाला आसन नहीं करना। ये तो आप बिना कहे दो चीजें आप उसके हिसाब से आसन के हिसाब से लिख सकते हैं। उसके अलावा जो अपना भाई ऐसा कोई आसन हो जिससे हार्ट पे, चेस्ट पे ज्यादा प्रेशर आता हो, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जिनका भाई जिनको ऐसी हार्ट का ऑपरेशन हो रखा हो उनको इसका आसन नहीं करना, या जिनको हाई बीपी की वैसे समस्या। उनको आगे झुकने वाले आसन से कम ही करना है। क्या जी? जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको कम करना होता है, जैसे आगे झुकने वाले आसन। समझ में नहीं आई बात आपकी। सर जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको आगे झुकने वाले आसन कम करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं बोला ना, ये जो बेसिक बेसिक चीजें आपकी सबको, मुझे लग रहा है आप सब पारंगत है इस मामले में, इतने दिन में आपने ये चीज समझ ली है। तो वो आसन की आप सावधानियां लिख सकते हैं, और फिर उसके लाभ जो लिखने होते हैं जब हम जो आसन कर रहे हैं। एक सिंपल सी थ्योरी है मान लो, और जिस जगह पे उसका असर सब महसूस हो रहा है आपको, वो उसके लाभ में काउंट हो जाएगी चीजें। जो वो बताते ना कि मोटा मोटा जो आइडिया बताते हैं फ्रेमवर्क, कि भाई जो अभ्यास हमने किया और जहां हमारा सबसे ज्यादा खिंचाव आया, आगे झुके हैं कुछ, जैसे पेट में मंडूकासन किया हमने, पेट पे दोनों हाथों को लगाया, तो उससे आपका जो वो पेट के अंदर की मसाज तो हो ही गई है, स्पेशली जो उसका पेन क्रिया के लिए कर रहे हैं तो वो उसका इफेक्ट है। इस तरह से जहां ज्यादा प्रेशर आए या जहां ज्यादा दूर लगे वो उसका एक
बेनिफिट हो सकता है उसमें। जी महेंद्र जी। आवाज नहीं आ रही आपका, स्पीक माइक ऑन करो जी एक बार। जी, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे लॉग बुक में 4 पार्ट में कुछ लिखना है हमें, जैसे टेक्निक है तो तरीका हम इसमें लिख रहे हैं, फिर बेनिफिट्स हैं तो उसके लाभ हम वहाँ पर लिख रहे हैं, प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राडिक्शन ये 2 चीज़ें हैं। तो जैसा कि अभी हमने बंद में भी देखा है, तो अभी जैसे आपने बताया कि जो बंद है, हमने मूलाधार मूल बंद की भी बात की, तो उसमें जैसे हम प्रिकॉशंस में ये लिख सकते हैं कि अंत्य कुंभक लगाना है या बाह्य कुंभक लगाना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, यानी जो आसन हम कर रहे हैं, बंद लगा रहे हैं, तो उस समय हमें क्या सावधानियां रखनी है। और जो कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है, तो कॉन्ट्राडिक्शन में मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें हमें लिखनी है कि किसको अवॉइड करना है, किस समय ये नहीं करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाएगी। जैसे आपने अभी बताया कि जैसे बवासीर है या हाई बीपी है, प्रेगनेंसी है, तो इन केस में हमें मूलबंद नहीं लगाना है। तो ये जो पार्ट है ये कॉन्ट्राडिक्शन में हम लिख सकते हैं। वही सावधानी में भी यही बात लिखी रहेंगे आपकी। और जो मूलबंध का अभ्यास है वो, अगर मैंने ऐसा बोला है या ऐसा समझने में आया है, तो बवासीर भगंदर वगैरह के लिए बड़ा बेनिफिशियल है मूलबंध। अगर जिनको, जैसे कि अभी मान लो अगर बात करें कि किसी को भाई ज्यादा भयंकर समस्या हो रखी है या जिसको ब्लड वाली प्रॉब्लम चल हो रखी है, तो वो हो सकता है उसको उस समय वो चीजें अवॉइड करें। अदरवाइज ऐसी संभावना होती है तो उसको तो इसका अभ्यास करना है ज्यादा से ज्यादा। उसको इसका अभ्यास करने से ये बेनिफिट में आ जाएगी। कंट्रोल के लिए उसके बेनिफिट रहेगा उसको इसका ना। तो ये मोटा मोटा तो आपको सावधानी तो हरेक की लिखनी पड़ेगी कि भाई क्या है, उसको क्या करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो तो लिखना ही पड़ेगा हरेक का ना। युद्धवीर जी, एक काम हो सकता है जहाँ पे कंट्राडिक्शन समझ में ना आए तो वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ज्यादातर ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ, तो वो वहाँ पे शब्दों का इस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में कंट्राडिक्शन हो। हाँ, अलग धर्मों के जो अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं उनमें तो कंट्राडिक्शन होती है, लेकिन हमें यहाँ पे संस्थाओं के योग से लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो पुस्तक वाला ज्ञान है हमें उससे संबंधित मैटर है। बिल्कुल ठीक जी, कहा साहब ने। प्लीज कंटिन्यू। क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना कि हमारे जो मैं हम आए तुरंत कि जो अपने टेक्स्ट में है, देखो जो कुछ चीजें क्या होती हैं, बोलने में और आम जो एक चलन में अलग होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट सब चीजें अलग होती है। तो हमें यहाँ पे चलना है वो केवल और केवल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट चलना है। जो टेक्स्ट में आपके पास, टेक्स्ट भी वो जो आपके पास अवेलेबल है। अब मेरे पास शायद कोई ऐसी बुक हो तो मैं उसमें सोचूंगा इसमें तो ऐसी चीज बताई हुई है, आपके पास जो आई हुई है उस बुक से अलग। तो जो आपके पास है उसके ऊपर फोकस करना है, दिए गए सिलेबस के अनुसार करना है जो कुछ करना है, बस उसमें जो है उसके ऊपर फोकस करना है। उसमें अगर उसमें जो बता रखा है उस पर ज्यादा ध्यान दें। नॉर्मली क्या होता है ना युद्धवीर जी, जैसे हम लोग अपने संस्थागत दृष्टिकोण से बात करें, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं वो कपाल भाती को प्राणायाम में लेके आते हैं। लेकिन अगर पुस्तकों के ज्ञान के हिसाब से चलेंगे तो वो षटकर्म की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी है, लेकिन वो कहाँ पे है, वो पुस्तकों में कहीं नहीं दिखेगी। ये तो ठीक है, सब अलग अलग संस्थाएं होती हैं, वो अपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करती हैं चीजों को। हर किसी ने अपने पैकेज बना रखे हैं। पैकेज बना रखे हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर रेफरेंस देना हो तो उनका रेफरेंस जरूर दिया जा सकता है कि सो एंड सो जो संस्था है वो इसको इस नाम से पुकारती है। संस्था का नाम भी ना लिखे, कुछ संस्थाएं इसको इस नाम से पुकारती हैं और वहां पर इसको लिखती हैं, तो वो शब्दों का शायद चयन हो सकता है। जैसे अभी ब्रह्म मुद्रा में भी हुआ है
ब्रह्म मुद्रा जो है नेक से होती है, लेकिन हाथ से भी हम कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट में आ सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आज युद्धवीर जी ने भी बताए हैं यार। वो हम लोग अक्सर उन चीजों को देखते हैं कि भी एक ही आसन को अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। वो होता है ये सब चीजें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कंट्राडिक्टरी का एक लाइन ही लिखनी होती है उसमें। अगर आपको लगता है कि है तो है, और नहीं है तो आप कह सकते हो कि भी उसमें कोई कंट्राडिक्ट, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे हमने विवादित बात ही कुछ कहनी है। आप इग्नोर करके भी आगे बढ़ सकते हो उस बात। और समझदारी वहीं पे होती है जहाँ पे विवादों से बच के चला जाए। तो विवाद में नहीं पड़ेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो विवाद में ना पड़ के, और इसको, और देखो मैं तो फिर यही कहता हूँ, जो टेक्स्ट में है आपके आपके में, मेरे नहीं, आपके टेक्स्ट में जो है उसके हिसाब से चलें। जो मैं थोड़ी देर पहले जो बात बताई थी कंपटीशन के लिहाज से, अब स्कूली गेम में जो आसनों के नाम हैं, वो हमारे जो NYSF के योगासन भारत वाले गेम है उसमें उनके नाम सारे अलग है, बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन स्कूली गेम में जो उन्होंने अपना सिलेबस दे रखा है, तो हम उस टाइम, अभी हमने स्कूली गेम करवाए थे, तो उस टाइम जो है उसका नाम वही बोल के ही वो आसन करवाना है, क्योंकि बच्चों ने वही पढ़ा है सिलेबस में। अगर उसको हम सोचे मैंने जो नाम मेरे ध्यान आ रहा है पहले वो करवाया, तो वो नाम बोलोगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो जो स्कूली गेम का सिलेबस है उसको स्कूली गेम के हिसाब से करवाना है। जो अपना योगासना भारतीय नेशनल योगासना का है फेडरेशन का, उसको उसके हिसाब से करवाना, जो आपके पास में अवेलेबल है उसके ऊपर फोकस करते हुए हमें इसको करना है। तो हम थोड़ा सा आज रिवीजन के नाम पे जो संधि चालन वाले जो अभ्यास हैं उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अपने पास समय है तो उसका बेनिफिट उठाया जाए और उस समय को लाभ लिया जाए उसका। ये आसन जो है गिरिवा, जो अपने शक्ति चालन जो अभ्यास है, ये खड़े होके भी आप कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट मोस्टली खड़े होके ये अभ्यास करने के हैं, लेकिन शायद फिर आपकी कैमरे की सेटिंग बिगड़ी जो भी है, तो हम उसको बैठ के भी अभ्यास करते हैं। खड़े होके करेंगे तो कमर पे हाथ, अब इसमें देखो जो योगा डे के ऊपर जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसमें कमर का, सॉरी, गर्दन की एक्सरसाइज के लिए जो ये रोटेशन डाला हुआ है, चार इसमें अपनी चार टेक्निक्स इन्होंने बोली हुई है रोटेशन की। तो हम उसमें जो टेक्निक शामिल करते हैं वो क्या करते हैं भाई, फर्स्ट राउंड अप डाउन का, सेकंड राउंड साइड में अप डाउन का, थर्ड राउंड रोटेट किया ऐसे साइड में घुमाने का, और फोर्थ राउंड जो है रोटेशन का। लेकिन अब यहाँ पे अपने साथ में आपकी बुक में मैंने, मुझे लगा मुझे भी आगे से आपकी पहले एक बार सारी बुक गो थ्रू करनी पड़ेगी ताकि पता लगे अपनी इस बुक में क्या क्या है। अब अपने पास एक जो बुक है उसमें हमने क्या देख रहे हैं कि जो फोर्थ पोजीशन है उसमें गर्दन को टाइट करने का, जैसे ब्रह्म मुद्रा में गर्दन को टाइट किया वैसे गर्दन को टाइट करने का अभ्यास दे रखा है। वो एकदम से पूरी नसों को खींचते हुए टाइट करना, लास्ट वाले अभ्यास में ऐसे बता रहा है पूरी नसों को टाइट करना एकदम से। जो गिरिवा शक्ति चालन का फोर्थ अभ्यास है। ये जो संधि चालन के जो अभ्यास है, ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वाले जो पैटर्न पे जो सारा ये दिया हुआ है अभ्यास क्रम जो है उसके अकॉर्डिंग ये सारा बना रखा, उसी के में से लेके जो योगा डे पे सिलेबस में इसको डाला गया है। तो इसमें फर्स्ट राउंड में जब नीचे जाएंगे हमेशा श्वास को खाली करते हुए, ऊपर उठे तो भी श्वास खाली, नीचे, यहाँ हम सीधे बैठे हैं इस समय। चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, आओ। धीरे से श्वास को खाली करते हुए नीचे जा रहे हैं और गर्दन को बीच में नीचा कंठ ऊपर लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बीच में और श्वास फिर से खाली करते हुए पीछे, धीरे धीरे इनहेल करते हुए आगे। अब किसको आगे नहीं झुकना, जिनकी गर्दन में दर्द रहता है ज्यादा, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है उनको आगे नहीं झुकना है। ये इसकी सावधानी होगी साथ में ना, जिनको सर्वाइकल की समस्या उनको आगे नहीं झुकना है। राइट साइड पूरा झुकाना है, धीरे से वापस लेफ्ट साइड,
और पूरी गर्दन पे जो खिंचाव महसूस हो रहा है उस खिंचाव को महसूस करना है। मतलब ध्यान ध्यान कहाँ जाएगा इस समय ध्यान जाएगा हमारे गर्दन के इस पूरे खिंचाव के ऊपर, ठीक है ना। ये से रिलैक्स। जी माइकल जी। सर आज मेरा ना क्लास मतलब स्कूल जल्दी जाना है सर, तो जा सकती हूँ? वो अधिकार जो है वो आदरणीय जी को है, तेजपाल जी को, वो आप तेजपाल सर से बोल के बात करेंगे। मैं ठीक है माइकल, ठीक है माइकल, कोई बात नहीं, इनका हमें इनकी समस्याओं को भी मद्देनजर रखना है। ठीक है बेटा, आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। और सभी एक चीज है, सुनिश्चित कर लें जो ग्रुप बनाया है उसमें आप लोग होने चाहिए। माइकल, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? नो सर, नहीं ज्वाइन नहीं करे। व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, मैंने आज सवेरे मैसेज डाला था, उसको करो। ये देखो अभी मैंने फिर मैसेज डाला है इसमें, अभी चैट बॉक्स में, इसको ज्वाइन कर जी लो। सर, क्लिक करने से बस है सर? हाँ, क्लिक करने से ज्वाइन हो जाएगा। अभी जितने और भी प्रतिभागी हैं वो सभी सुनिश्चित करें कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर होने चाहिए, क्योंकि अभी हमें आप लोगों के एनरोलमेंट नंबर और दूसरी चीजों की आवश्यकता होगी। प्लीज कंटिन्यू। ज्वाइन कर लिया सर। जी जी। ग्रुप ज्वाइन करने से फायदे नुकसान कोई नहीं है। कोई सूचनाएं होगी वो आपको मिल जाए टाइम से, जो आपको कुछ पूछना हो वो भी आप पूछ पाए, और आपस में कम्युनिकेशन का एक माध्यम भी रहे। बाकी भैया के कम्युनिकेशन का माध्यम ना रहे, जो जरूरत क्या है उनका ही रहे के अंदर। सर जैसे हमारा है, हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है ना कि रोज हम अपने इनरोलमेंट नंबर का मैसेज भेजें। हाँ, एक बार सभी को अपने एनरोलमेंट नंबर चैट वहां पे लिखने पड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि क्या होता है कि जो ये अपनी मीटिंग्स होती हैं इनमें से एनरोलमेंट नंबर उठाना थोड़ा सा मुश्किल प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है सर, ठीक है, राइट सर। हाँ, अभी आंचल ने भी ज्वाइन किया है, तो आंचल आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं अभी चैट बॉक्स में एक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ। अगर आपने पहले कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। और वहां पे सभी विद्यार्थी अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर और जो आपका रीजनल सेंटर है उसको वहां पे लिखेंगे। ये सुनिश्चित करना है, ये जानकारी जरूरी चाहिए मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपका नाम क्या है, जो कि वहां पे डिस्प्ले करता है, जो आपके उस पे आएगा लिखा हुआ प्रमाण पत्र पे, एनरोलमेंट नंबर और आपका आरसी कोड। ठीक है, आरसी नेम कह सकते हो, आरसी कोड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो। राइट सर। उसमें एक बार डल जाएगा तो फिर वो आपका परमानेंट रहेगा। यहाँ से डली हुई चीजें गायब हो जाती हैं और नोट नहीं हो पाती, तो वहां पे एक बार डाल देंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हमने जो गर्दन का रोटेशन किया, नीचे ऊपर दाएं बाएं और फिर पूरा। जी कांता जी। सर मैं तेजपाल सर से पूछना चाह रही हूँ सर, असाइनमेंट तो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं दिसंबर हाँ कांता जी, अभी अपलोड नहीं हुई है लेटेस्ट वाली, जैसे अपलोड होंगी आप लोग कर सकते हैं। अभी अगले 5-7-10 दिन में अपलोड होने की संभावना है। तो सर फॉर्म तो बाद में ही भरा जाएगा फिर एग्जामिनेशन वाला? नहीं, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, वहां पे यस करके भर सकते ओके ओके सर, थैंक यू सर। हैं। हाँ, ये सभी बच्चे जिन्होंने अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है दिसंबर के लिए, ऐसा नहीं है कि भी आप असाइनमेंट अगर आपने जमा नहीं कराई है और वहां पे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो एक विलिंग है कि आपने यस करके आगे जाना है। आप यस कर देंगे तो फिर आपने सुनिश्चित करना है कि आपने असाइनमेंट जमा करवानी है, जो आपका एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसके अंदर अंदर। आंचल, एक बार आप भी सुनिश्चित कर दें कि आपने ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है या नहीं कर लिया। आंचल अगर सुन पा रहे हैं तो, क्योंकि आप सभी इसमें, जहां तक मेरा अब तक ध्यान है, जितेंद्र, महेंद्र जी और रणजीत जी और माइकल, आप लोग एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। कांता क्योंकि अभी जुलाई सेशन की है, शायद आंचल भी जुलाई सेशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंचल, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने अभी लिंक शेयर किया था। अभी आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, अभी आप कंट्रोल नंबर को लिख रहे हैं, जल्दी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा।
तो आपका नॉर्मल नंबर भी जारी हो जाएगा। तो आपका जुलाई सेशन है, अभी जुलाई सेशन की दोबारा से आपकी इंडक्शन मीटिंग भी होनी है, और इंडक्शन मीटिंग के बाद आपके के जो 2 पेपर हैं 1 और 2, उसमें आपकी काउंसलिंग भी होगी। तत्पश्चात पेपर देने के बाद आपका प्रैक्टिकल का आयोजन होगा, जिसमें कांता जी और आंचल जी उसके लिए एलिजिबल रहेंगी, क्योंकि आपका दिसंबर 2023 सेशन है एग्जामिनेशन का। आपने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, तो आप एग्जाम दिसंबर 2023 में देंगे। वहां पर आपका एलिजिबिलिटी बनती है, ना कि जून 2023, क्योंकि 2023 में तो हम अभी जो करा रहे हैं वो जून 2023 के प्रैक्टिकल करा रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी तरीके से मिल गई होगी, क्योंकि हमें सेशंस क्लियर होने चाहिए। आप जुलाई 2023 में एडमिशन लेकर जून 2023 के प्रैक्टिकल अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। जी, तो ये तो सबसे पहला काम है कि हम कौन से सेशन में एडमिशन है और कौन से में प्रैक्टिकल अभी कब एग्जाम होंगे, इसके बिना तो अधूरे रहे सब कुछ। हाँ, वैसे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका एक अभी कर ले प्रैक्टिकल, फिर आगे तक करें, तब तक और आप उस चीजों को रिवीजन कर लें, या कोई चीजें पढ़नी है पढ़ लें उनको सबको, ग्रुप भी सब ज्वाइन कर लेंगे। हम बात कर रहे अभी ग्रीव शक्ति विकास की, तो जिसमें हमने गर्दन को अप डाउन करके श्वासों के साथ किया, राइट लेफ्ट किया, और फिर रोटेट करते हुए गर्दन को, तो रोटेट करेंगे तब क्या करेंगे, श्वास खाली करते हुए नीचे और श्वास भरते हुए पूरा ऊपर से रोटेट करते हुए, श्वास भरते हुए डाउन, पूरा रोटेट करते हुए अप। ऐसे ही दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से अवश्य करें। जब भी कोई अभ्यास करें, एक तरफ से किया है तो हमें दूसरी तरफ से वो अभ्यास जरूर करना चाहिए, ताकि शरीर का एक संतुलन बना रहे। नहीं तो एक तरफ से ज्यादा और एक तरफ से कम होने से संतुलन गड़बड़ करता है। उसके बाद जो अपना है अगला, भुजबलीय शक्ति विकासक और पूर्ण भुजाबलीय शक्ति विकासक जो है, तो चलो मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे पूछ भी लेता हूँ, भुजबलीय शक्ति विकासक कैसे करेंगे जी, कोई करके बताएगा? अच्छा, अब इसमें भुजबलीय शक्ति विकासक में अपने हमें हाथ को, पहले वाले पैटर्न में हमें हाथ को साइडों से और खड़े होके ना ऊपर लेके जाना है साइडों से, ऐसे। हथेली जिसमें बाहर की तरफ हमारी रहेगी, हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी हमारी, और हाथों का ऊपर मूवमेंट रहेगा ऊपर सीधा, हथेली बाहर की तरफ खड़े होके, तो एक बार खड़े ही हो जाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार खड़े होके 2-3 अभ्यास ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे खड़े होकर जो अभ्यास है, भुजबलीय शक्ति विकासक के जो अभ्यास है, पहला जो अभ्यास है वो एक एक हाथ को ले जा सकते हैं ऊपर ऐसे, पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन में दोनों हाथों को एक साथ। ये भी अपना आपने देखा होगा, इसमें योगा डे के प्रोटोकॉल के अंदर ये बात आपने देखा होगा, इस साइडों से दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर लेके जाने का जो अभ्यास क्रम है, ये अपना भुजबलीय शक्ति विकास है। एक दूसरा जो है पूर्ण भुजा शक्ति विकास जो अभ्यास है, उसमें क्या करते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, अंगूठा अंदर, वो पूरा ऐसे रोटेट करने का, और दोनों तरफ से एक बार, जैसे मान लो 3 राउंड हमने ऐसे साइड से यू सीधे लिए, फिर 3 राउंड हमने ऐसे लेने हैं, ऐसे। और इसी प्रकार से दूसरे हाथ को भी रोटेट करना है,
दोनों तरफ से, राइट एंड लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों हाथों को एक साथ, मुट्ठी बंद है, अंगूठा अंदर है, दोनों हाथों को एक साथ ऐसे पूरा रोटेट कर सकते हैं। ये देखो आपके ऐसे आगे पीछे पूरा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसके लाभ क्या है। आप अगर आपसे पूछे तो इसका लाभ क्या है बताएंगे जी। रणजीत जितेंद्र जी आप बताएंगे इसके लाभ क्या है सर। सर इसमें जैसे अपना जो सोल्जर फ्रोजन वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है, उससे मतलब बहुत आराम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या होती है वो इससे दूर हो जाती है। आपके जो कंधों में जकड़न अकड़न आ गई ना, वो सारी से दूर हो जाएगी। सारे आपके जो ज्वाइंट्स हैं कंधे के, वो सारे ज्वाइंट्स आपके मजबूत हो जाएंगे। और आपको जो जोड़ों की समस्या है वो सारी इसमें दूर हो जाएगी। तो ये हमारे इसमें बेनिफिट है किसके। तो जैसे इंटरनल थोड़ा रिजिडिटी हुई होती है, कड़कड़ होता है शुरू शुरू में, बाद में वो खुद ही लूब्रिकेटिंग मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, तो बड़ा जी लगता है कुछ समय के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फ्रोजन शोल्डर सुनने में लग रहा है बहुत परेशानी होती है। अभी मैं, मेरे पास एक क्लाइंट आता था, उसको बेचारे का यूं ना हिलते देता था, उसने सारे एमआरआई ये वो सब कुछ करवा लिए थे उसने ना। तो वो जब जिसका अटक जाता है उसको पता है कि कितना बुरा हाल होता है, वो ऐसे नहीं उठा सकता, तो वो सारा शरीर मोड़ना पड़ता है ऐसे उठाने के लिए। तो इसलिए ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, ज्वाइंट्स को खोलने के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है, सभी के ज्वाइंट्स इसमें एक्टिव रहे। इसलिए इसको जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो विशेष रूप से इसका मूवमेंट करते रहना चाहिए ताकि जकड़न ना बने। अब ये इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कटी शक्ति विकासक जो है आपके अभ्यास। तो कटी शक्ति विकासक में इसके अभ्यास जो है 5 जो अभ्यास कटी शक्ति विकासक के हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रणजीत जी कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं कटी शक्ति विकासक। स्टार्ट करेंगे। पहली पोजीशन कैसे है रणजीत जी कटी शक्ति विकासक की जी। अच्छा, और सेकंड पोजीशन हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वही कंट्रडिक्शन वाली बात आ गई होगी। आपने जितेंद्र जी कैसे देखा था इसको, कटी शक्ति विकासक को बताएंगे एक बार। ये सर 2 है जो रंजीत जी कर रहे हैं, ये 2 है। कांता जी आप रहने दो इसको, दिखाओ मत, बंद कर दो इसको। अदरवाइज हाँ। ऐसे वाले में भी है जी, ऐसा कर। अच्छा, और जो रंजीत जी ने करे ये भी है जी। अभी जो अगर इन केस हमने कुछ ऐसे वाले देख ली है तो हम इसको अब आप 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे और उसको एक बार साफ करके नए सिरे से इसका अभ्यास देखते हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत शायद कहीं ना कहीं रह गया हो इस मामले में। तो हम इसका अभ्यास देखते हैं, गति शक्ति विकासक नंबर 1। ठीक है, एक बार आप देखेंगे इसको। हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं इस समय, दोनों हाथ कमर के पीछे हैं ऐसे। ठीक है, पैरों में लगभग कंधों के बराबर गैप है हमारा। श्वास भरते हुए हम पीछे जा रहे हैं ऐसे, धीरे धीरे वापिस। दोनों हाथों को पकड़ेंगे पीछे से, मुट्ठियों को एक मुट्ठी बंद करके। और दूसरा पोजिशन इसी में क्या है, आगे यूं नीचे रुकेंगे, ठीक है ना। नीचे और पीछे जाते हुए, पीछे दोनों हाथ, नीचे जाते हुए ऐसे। ये हमारा 1 नंबर का पोजीशन है, वो हमारी ये है। 2 नंबर जो पोजीशन है उसमें पैरों को खोल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पैरों को खोल के फिर इसका अभ्यास हम करेंगे। पैरों को खोल लेंगे ऐसे, पैर हमने खोल लिए हैं, कमर के पीछे हाथ है दोनों। सांस भरते हुए पीछे इनहेल करते हुए धीरे से वापिस एक्सहेल करते हुए नीचे।
जितना नीचे जा सकते हैं नीचे जाने की कोशिश करनी है। फिर इनहेल करते हुए ऊपर, पैर खुले रखने हैं, जितने पैर खोल सकते हो उतने पैर खुले रखने हैं, और इतना पैर खुले रखने हैं कि जब हम प्रैक्टिस करने के बाद एक टाइम बाद अपना सर भी भले ही आगे जमीन पे टिका देंगे इसका, ठीक है ना। पैर खोलेंगे तब बनेगी, पैर खोले बस अभी, और खोलो पैर पूरे, पैर पूरे खोलते हुए इनहेल करते हुए पीछे, और एक्सहेल करते हुए नीचे, पूरा नीचे झुक जाए, एक्सहेल करते हुए नीचे झुक जाए जितना झुक सकते हैं, धीरे से वापस। ये हो गया सेकंड कटी शक्ति विकासक का सेकंड पोज, ये हो गया। थर्ड पोज, फिर से खड़े हो जाएंगे सीधे, ठीक है ना। कमर, गर्दन, हाथ आपके पैरों के साथ में यहाँ पे ऐसे बिल्कुल, और सांस खाली करते हुए एक बार आगे झुकेंगे, हाथ पीछे उठ जाएंगे। कैसे उठ जाएंगे? हाथ यूं है, सांस भरते हुए खाली करके नीचे जाएंगे ऐसे, हाथ ऊपर, ऐसे ही सांस भरते हुए ऊपर और बैक, वापस सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऐसे। ये हमारा हो गया तीसरी पोजीशन। चौथी पोजीशन जो है हमारी, उसमें हमने दोनों पैरों को नजदीक रखे हैं बिल्कुल, दोनों हाथ सामने हैं हमारे, और यही के यही क्या करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे, यूं यूं झुकेंगे बस, जितना झुक पा रहे हैं बिना घुटने मोड़े, धीरे से वापस, और दूसरी तरफ वापस, एक बार और रिलैक्स। और जो लास्ट स्टेप जो है, पांचवा स्टेप, उसमें थोड़ा सा पैरों में कंधे के बराबर खोलते हुए दोनों हाथ सामने हैं, और ऐसे मुड़ते पीछे, और ऐसे मुड़ते पीछे, तो हमने अभी आपने जो दिखाया ना, यूं और यूं, पूरा ऐसे गति शक्ति विकासक जो अभ्यास है। ठीक है जी। तो ये वाले जो अभ्यास है आपके कटी शक्ति विकासक क्रिया के, ये 5 अभ्यास आपके इसमें यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद है अपना जंघा शक्ति विकासक 1, जंघा शक्ति विकासक 2, और उसके बाद जानु शक्ति विकासक। जंघा शक्ति विकासक में आपने क्या करना है जरा बताओ। सर सेशन समय का थोड़ा वो था अभी, चलिए चलिए अभी फिर समाप्त करते हैं, और फिर कल के सेशन में देखते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका समय हो गया है। चलिए बैठ जाओ एक बार, बाकी के कल देखते हैं, रिवीजन का कल देख लेंगे। कमर गर्दन सीधी करेंगे, और लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार उनका उच्चारण करते हुए समाप्ति की तरफ चलते हैं।
फिर पोजीशन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पूरा रब करते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, और दोबारा से पूरा रब करते हुए पूरा चेहरे पे, कंधे, गर्दन से कंधे, कंधे छाती, पेट से पीठ, पूरा रब करके और एनर्जी देते हैं। दोनों हाथ यहीं पर माखन के स्पर्श करते हुए सहजता के साथ वापिस सभी को ओम नमस्ते, सभी को प्रणाम। ओम। धन्यवाद गुरुजी आपका। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। जी आंचा और आंचल जी, आप दोनों से आग्रह है, एक बार आप सुनिश्चित कर लें कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन किया है या नहीं किया है। कृपया सुनिश्चित करके बता सकते हैं आप मुझे। जी सर, मैंने कर लिया। बहुत अच्छे। और आंचल, आपसे भी आग्रह रहेगा, मैंने अभी चैट, अभी मैसेज बॉक्स में भी अभी मैंने डाला था थोड़ी देर पहले, आप भी एक बार दोबारा से इसको ज्वाइन कर लें अगर नहीं किया है तो। मैंने फिर डाल दिया है। जितेंद्र जी, आप वहाँ पे अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर वगैरह मेंशन कर देना, आपका रह गया। राइट सर, मैं भेज दूंगा जी। चलो ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार। धन्यवाद। आंचल, मुझे सुन पा रहे हैं बेटा आप? आंचल, अच्छा, अगर आप कंफर्ट हो बोलने में